डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस पढ़ रहे हैं एलिगेंट माइंड्स में। ये 10th लेक्चर है और इससे पहले के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज कर रहे थे। उसका मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके थे हम लोग। कुछ प्रॉब्लम बचा हुआ है अभी भी देखने के लिए, लेकिन जो बचा हुआ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट वाला प्रॉब्लम है, तो उसको अभी हम लोग देख लेते हैं। एक्सरसाइज 5.2 कर रहे थे हम लोग। इसका जो प्रॉब्लम बचा हुआ है वो 17, 18, 19 और 20 नंबर प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस नहीं किए हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको पहले। 17th में क्या है प्रॉब्लम? फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी दिस। ये एपी दिया हुआ है और इसमें बोला गया है कि 20th टर्म फाइंड करना है फ्रॉम द लास्ट। इधर से फाइंड करना है फ्रॉम द लास्ट, 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। अगर फ्रॉम द बिगनिंग रहता तब तो हम ये बहुत ही इजी प्रॉब्लम हो जाता और बस n इक्वल टू 20 पुट करते और हमारा आंसर आ जाता। लेकिन फ्रॉम द लास्ट है तो इसमें क्या करना होगा कि पहले हमको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता करना होगा इस एपी में कितना है। ठीक है, इसका लास्ट टर्म 253 है, तो इसके हेल्प से हमको पता चल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है। फिर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स के हेल्प से हम जो टर्म 20th फ्रॉम द लास्ट होगा वो टर्म कितने नंबर पर फ्रॉम द बिगनिंग होगा ये फाइंड कर लेंगे और फिर हम फॉर्मूला लगा देंगे an इक्वल टू। इसी तरह से हम लोग इस जो प्रॉब्लम था एग्जाम्पल में उसको इसी तरह से सॉल्व किए थे। इस टाइप का प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, इसको अभी हम डिस्कस मतलब अभी सॉल्व नहीं करेंगे, इसको बस डिस्कस कर लेंगे। फिर जो 18th नंबर प्रॉब्लम है क्या है? द सम ऑफ द 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24 एंड सम ऑफ द 6th एंड 10th टर्म इज 44। मतलब 4th टर्म का 8 और 8th टर्म का जो सम है वो 24 है, 6th टर्म का और 10th टर्म का जो सम है वो 44 है। तो फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द एपी। मतलब हमसे इनडायरेक्टली ये ए पूछ रहा है कि इस एपी का ए क्या है और इस एपी का डी क्या है, ये इनडायरेक्टली हमसे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो जो जो ये इंफॉर्मेशन दिया है हमको उस हिसाब से हम इसको सॉल्व करने के लिए वो इंफॉर्मेशन हम, जैसे यहाँ 4th टर्म और 8th टर्म दिया है ना, यहाँ पे 4th टर्म और 8th टर्म दिया हुआ है। तो A4 प्लस A8 इक्वल टू दिया हुआ है 24 दिया हुआ है। तो यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा, लीनियर इक्वेशन। आप ए और डी के टर्म में मिल जाएगा। और दूसरा जो इक्वेशन मिलेगा आपको वो मिलेगा A6, जो इसका सेकेंड स्टेटमेंट दिया हुआ है, A6 प्लस A10 इक्वल टू 44 जो है, इससे आपको दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, और ये दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह का हम लोग प्रॉब्लम किए हैं, तो इसमें भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये भी आप खुद से कर लेंगे। जो 19th और 20 नंबर प्रॉब्लम है उसको अभी हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये स्टेटमेंट वाला प्रॉब्लम है। इसको देखना जरूरी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लग रहा है हमको। 19th में क्या है प्रॉब्लम? सुब्बा स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000 रुपीज। क्या है? कोई सुब्बा राव नाम का पर्सन है जिसने कि 1995 में जो उसका सैलरी था वो कितना था? 5000 रुपीज था। एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। और इस पर्सन को इंक्रीमेंट जो लग रहा है, मतलब एवरी ईयर उसके सैलरी में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है? 200 रुपीज का। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000। आपसे पूछा है कि कौन से ईयर में उसका
जो इनकम है, एनुअल सैलरी मतलब सैलरी है, इनकम नहीं। थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं आप कि यहाँ सैलरी लिखा है यहाँ इनकम लिखा है, लेकिन आप इसको सैलरी ही समझिए। जो सबसे फर्स्ट में दिया है ना स्टेटमेंट, उसी वही समझना है इसको। तो कौन से ईयर में उसका सैलरी 7,000 रुपीज हो जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मतलब क्या हो रहा है कि ये सुभा राव जो है 1995 में 5,000 रुपीज इसको मिल रहा है सैलरी के रूप में। मतलब इसको 5,000 मिल रहा है सैलरी में। ये 1995 का बात कर रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर कितना मिलेगा उसको, 5,000 प्लस 200 मिलेगा, क्योंकि ईच ईयर इंक्रीमेंट 200 रुपीज का लग रहा है। तो नेक्स्ट ईयर जो उसको सैलरी मिलेगा, एनुअल सैलरी, वो 5200 मिलेगा, ठीक है। 200 इंक्रीज हो गया। फिर नेक्स्ट ईयर जो मिलेगा इसको वो 5400 मिलेगा। आप समझ रहे हैं ना हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हर एक साल इंक्रीमेंट कर दे रहे हैं 200 रुपीज का। और इस तरह से उसको कभी ना कभी तो 7,000 रुपीज मिलेगा। यह आपसे पूछा जा रहा है कि 7,000 रुपीज कब मिलेगा। इसके बाद भी उसका इंक्रीमेंट होता रहेगा अगर वो काम करता रहेगा तो हमसे पूछा यही गया है कि उसको 7,000 रुपीज कब मिलेगा। तो जब यहाँ पे एक फिक्स्ड इंक्रीमेंट हो रहा है ईच ईयर, तो ये तो ऐसा ही लग रहा है कि एपी में है। अगर आप चाहें तो इसको यहाँ पे प्रूव भी कर सकते हैं कि A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 ऑल गिव्स ए फिक्स्ड नंबर दैट इज 200, सो दीज लिस्ट ऑफ नंबर्स आर इन एपी। ऐसा प्रूव भी कर सकते हैं आप, लेकिन प्रूव करने का वैसा जरूरत है नहीं। आप बस यहाँ जो इन्फॉर्मेशन है उसका लेकर के हम लोग ये फाइंड कर लेते हैं। तो ये तो एपी में है ही, अगर आप चाहें तो प्रूव कर लीजिएगा। नहीं तो इसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, इसका फर्स्ट टर्म 5,000 हो जाएगा, क्योंकि 5,000 ही 5,000 रुपीज इसका फर्स्ट ईयर जो 1995 में मिला था। तो इसको यहाँ पे ऐसे भी आप दिखा सकते हैं कि 1995 में ये उसको मिल रहा था, ठीक है। तो 5,000 मिला था, ए इक्वल टू 5,000 हो जाएगा। और डी जब हम फाइंड करना चाहेंगे इसका, तो क्या हो जाएगा, डी इसका 5,200 माइनस 5,000, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं, तो दिखा भी सकते हैं आप 5,200 माइनस 5,000, ये आपको कितना मिल रहा है 200। और ऐसे भी लग रहा है क्योंकि एनुअल इंक्रीमेंट 200 रुपीज का हो रहा है। तो ए हमारे पास है, डी हमारे पास है, हमको पता करना है ये 7,000 कौन सा टर्म है। तो हम लेट कर लेते हैं ए एन इक्वल टू 7,000, इसमें क्या दिक्कत है, ऐसे ही तो हम लोग फाइंड करते आ रहे हैं। तो ये लेट कर लिए। अब ए एन का फॉर्मूला लगा देंगे। ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन -1 इंटू डी, यही होता है ना। तो ए एन 7,000 है, 7,000 इक्वल टू ए हमारा 5,000 है। फर्स्ट ईयर उसको इतना ही मिला था सैलरी, प्लस एन हमको पता नहीं है, और डी कितना दिया हुआ है, डी दिया हुआ है 200 रुपीज, 200, ठीक है। अब आगे चलते हैं और इसको सॉल्व करेंगे तो हमको वैल्यू मिल जाएगा 7,000, इधर होगा ही, इधर 7,000 होगा ही, और इधर हो जाएगा हमारा ये 5,000 हो गया, ये रहेगा ही यहाँ पे, प्लस 200 एन माइनस 200, ऐसा ही है। ये 200 इसमें माइनस होगा तो 4,800 हो जाएगा। कुछ गलत नहीं कर रहे हैं ना। 7,000, हाँ ठीक है, 4,800 हो जाएगा। और फिर आगे जब हम सॉल्व करेंगे इसको, ये 7,000 यहाँ पे रहेगा ही,
इक्वल टू 5000 माइनस 200, ये 4800 हो जाएगा, प्लस 200n, यही पे यही मिल रहेगा यहाँ पे, ये 200n है, इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये 200n है। ठीक है, अब आप चाहें तो सभी से 0000 हटा सकते हैं, नहीं तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं। अब जब ये 4800 हो जाएगा तो ये 2200 होगा, सब्ट्रैक्ट होके इधर 2200 हो गया, इधर 200n हो गया। ठीक है, और यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, n का वैल्यू, n का वैल्यू मिल रहा है आपको 2200 अपॉन 200। ठीक है, तो ये कैंसिल होके हमको मिल रहा है 11, मतलब 11th ईयर में उसका जो सैलरी है वो 7000 हो जाएगा। 11th ईयर। अब अगर आपसे पूछा जाता कि ये आंसर हो गया मेरा, अब अगर ये, हाँ, इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000, तो इन 11th ईयर ऐसे हम लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमको एग्जैक्ट पता करना हो कि कौन सा ईयर है, तो कैसे पता करेंगे? ये 1995 में था, ये 1996 में हो जाएगा उसका, 96 में ये हो गया। तो देखिए, जब हम सेकेंड टर्म पे पहुंचे ना, ये कितना निकला मेरा, 11th टर्म है इस एपी का, यही निकला ना अभी हमको, n इक्वल टू 11 जो निकाले, तो इस एपी का 11th टर्म है। जब हम लोग सेकेंड टर्म पे पहुंचे, तो उस केस में ईयर में कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 1 का इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है, तो जब हम लोग 11th टर्म पे पहुंचेंगे तो ईयर में कितने का इंक्रीमेंट होना चाहिए, 10 का इंक्रीमेंट होना चाहिए। तो 1995 प्लस 10, इस तरह से सोचना पड़ेगा आपको, बिना सोचे नहीं होगा। तो ये हमारा कितना आ रहा है, 2005। अगर ईयर हमसे इस तरह से पूछता कि ईयर कौन सा होगा, कौन से ईयर में उसको 7000 रुपीज मिलेगा, तो हम ये बोलते हैं कि 2005 में मिलेगा उसको। लेकिन आपके बुक में जो इसका आंसर दिया हुआ है ना, वो ऐसा दिया हुआ है 11th ईयर में, इन 11th ईयर ही विल गेट 7000 रुपीज। तो आप 11th ईयर ही लिख सकते हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप का ये क्वेश्चन रहता है और वहां पर आपको ईयर दे देता, तो उस केस में तो हम 11th ईयर नहीं बता सकते थे, ये हमको बताना था। इसलिए हमने थोड़ा इसको आगे बढ़ के भी आपको समझा दिया। ठीक है, अब हम लोग 20th नंबर प्रॉब्लम पे चलते हैं। ये सॉल्व हो गया, और हम लोग 20th नंबर प्रॉब्लम पे चलते हैं। रामकली सेव्ड ₹5 in the first week of a year, ₹5 in the first week of a year, and then increased her weekly saving by rupees this. If in the nth week her weekly saving become rupees 20.75, find and ये पूछ रहा है आपसे। मतलब ये रामकली कोई रामकली एक महिला है या जो भी है, ये लड़की है। तो ये क्या कर रही है कि हर वीक में, फर्स्ट वीक में वो ₹5 का सेविंग कर रही है, फर्स्ट वीक में, मतलब ₹5 का सेविंग फर्स्ट वीक में कर रही है। उसके बाद हर एक नेक्स्ट वीक में जो उसका सेविंग है ना, वो इंक्रीज हो रहा है, कितने से, 1.75 से। तो नेक्स्ट वीक में उसका सेविंग क्या हो जाएगा, 5 प्लस 1.75, मतलब 6.75 हो जाएगा नेक्स्ट वीक में उसका सेविंग। फिर नेक्स्ट वीक में क्या सेविंग हो जाएगा, दिस प्लस दिस, तो ये हो जाएगा आपका, जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, और इस तरह से ये बढ़ता जाएगा। फिर आपसे पूछा क्या गया है, इन द nth वीक, मतलब इन विच वीक हर वीकली सेविंग्स बिकम ₹20.75, तो कौन से वीक में ये 20.75 हो जाएगा, ये पूछा है आपसे। तो ये भी सिंपल ही है प्रॉब्लम, जैसा प्रीवियस प्रॉब्लम था वैसा ही है, बस स्टेटमेंट है और रियल लाइफ सिचुएशन से इसको जोड़ दिया है। रियल लाइफ सिचुएशन वाला प्रॉब्लम इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि
जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसको हम अपने रियल लाइफ में कहीं पर अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये इससे पता चलता है। और पढ़ने का भी एक मतलब पता चलता है कि हाँ भाई हम ये चीज़ जान रहे हैं तो इसको हम अप्लाई कर देंगे। तो इस तरह का अगर सिचुएशन आता है तो यहाँ पे हम लोग एपी का यूज करके जो वैल्यू है वो फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि ये जो nth टर्म है ये कौन सा टर्म है इस एपी का। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हमारा ये जो 5 है ये हो जाएगा। तो लिख ही देते हैं इसको यहाँ पे। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 हो गया मेरा फर्स्ट टर्म, ठीक है। अच्छा फिर यहाँ पे डी क्या हो जाएगा, तो जो हर वीक में इंक्रीमेंट हो रहा है वही डी होगा ना। तो डी 1.75 होगा, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। और nth टर्म हम क्या लेट कर रहे हैं, nth टर्म जो है हमारा वो 20.75 है, ठीक है। और हमको करना क्या है, n का वैल्यू फाइंड करना है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, ए एन वाला फॉर्मूला यूज करिए आप। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला यूज करिए। ए एन मेरे पास 20 पॉइंट, इसको अलग कलर से लिखते हैं। ए एन इक्वल टू कितना है, 20.75 है, इक्वल टू ए कितना है, ए हमारा 5 है, प्लस एन पता नहीं है हमको तो एन वैसा ही रहेगा, एन ही तो पता करना है। और डी कितना है, 1.75 है। इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं पर नहीं करिएगा, नहीं तो ये इसका आंसर गलत आ जाएगा। फिर आगे अगर हम चलते हैं तो ये तो वैसा ही रहेगा 20.75, ये 5 रहेगा वैसा ही रह जाएगा। और ये हो जाएगा हमारा 1 पॉइंट, अगर ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 1.75 एन माइनस 1.75, ऐसा ही कुछ होगा। तो फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि पहले तो इसको उधर ही सब्ट्रैक्ट करना होगा। 20.75 इक्वल टू, ये 5 और ये माइनस हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 25 आएगा, ठीक है। ऐसा ही होगा ना, माइनस ही होगा, माइनस ही होगा। 25 यहाँ आएगा और यहाँ 3.25 आ रहा है ये सब्ट्रैक्ट होने के बाद। अब प्लस 1.75 प्लस 1.75 एन, 1.75 एन ये बचेगा इस साइड में, ठीक है। अब आगे अगर चले हम तो ये भी माइनस होगा, ये 3.25 इधर लेफ्ट हैंड साइड में आके माइनस होगा। तो क्या मिलेगा हमको, कुछ कहीं पे गलती हुआ है लग रहा है। 20.75 ठीक है, इक्वल टू 5 प्लस ओ 20.75 है ये, और इधर से 3.25 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 50 बचेगा डेसिमल के बाद। और 20 माइनस 3 17, इधर ये बच रहा है। और इधर बच रहा है हमारे पास 1.75 एन, 1.75 एन। एन का वैल्यू क्या मिलेगा देखते हैं हम लोग। एन इक्वल टू हो जाएगा हमारा 17.50 अपॉन 1.75, ठीक है। इसको अगर हम कैंसिल आउट करें तो यहाँ पे हमको 10 मिल रहा है, मतलब 10th टर्म जो है इस एपी का वो इतना है, यही निकल के आया ना, ये 10th टर्म है, यही हमसे पूछा था। तो ये एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हो गया, ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो देखेंगे, उसको समझेंगे अच्छे से, और फिर एक्सरसाइज का डिस्कशन होगा, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको फिर से हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी तक
ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो चुका है अभी। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एलिगेंट माइंड्स।